हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं सुधाकर सिंह स्टडी विद सुधाकर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में देखा था कि उत्तरी अमेरिका के विभिन्न पार्ट्स के माध्यम से विभिन्न चीजों को हमने जाना और समझा। आज की जो क्लास है वो मेरी उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियों और पठारों से संबंधित है। आज जो हम पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका में कौन सी प्रमुख नदियां हैं, क्या उनकी इंपॉर्टेंस है और किस प्रकार से उत्तरी अमेरिका में वो फैली हुई है, इस पर चर्चा करेंगे। काफी बच्चों का आप में से कॉल आया जो मुझसे जुड़े हुए हैं, उन्होंने बताया कि सर देखने में कठिनाई होती है, थोड़ा सा शब्द जो है छोटे दिखते हैं। हाथ से बनाया हुआ मैप है, बोर्ड है, तो थोड़ा सा हो सकता है कठिनाई हो, क्योंकि मानचित्र है। मानचित्र में अगर इससे बड़ा लिखूंगा तो कंजस्टेड हो जाएगा। फिर भी मैंने कोशिश की इस बार कि आपको साइड में बड़ा बना करके समझाने का प्रयास करूं। साथ के साथ मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप साथ में मानचित्र बना लें। मानचित्र बनाने के बाद मेरी आवाज सुने और पेन से उसे नोट करते जाएं। फिर भी कोई समस्या हो रही समझने में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं। निसंकोच रूप से आप पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। ठीक है। साथ में अगर मेरे वीडियोस आपको इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, महत्वपूर्ण लग रहे हैं, लाभदायक लग रहे हैं, यूजफुल लग रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरी तरीके से लाइक भी करें और शेयर करने के साथ साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, जिससे आपको आगामी वीडियो प्राप्त हो सके। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं। आज हम चर्चा करेंगे उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियों के बारे में। आप देखिए, आपके सामने एक मानचित्र बना हुआ है, इसे एक बार थोड़ा सा ड्रॉ कर लीजिए। 15 से 20 सेकंड का टाइम ले लीजिए। मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप इसे ड्रॉ कर लें। अगर ड्रॉ कर रहे हैं नहीं, एक बार इस पर नजर डाल लें, फिर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो ये अलास्का है। अलास्का के बाद ये कनाडा है, ये यूएसए है, ये आपको पता है। इसके बाद अगर बात करें तो अलास्का में कनाडा से एक नदी निकलती है, यूकान नदी। क्या नाम है? यूकान। और यूकान नदी बहते हुए अलास्का में जाती है और जाकर के ये नॉर्टन साउंड में जाकर के मुहाना बनाती है। कहाँ मुहाना बनाती है? नॉर्टन साउंड में। अब यह यूकान नदी की विशेषता क्या है? यूकान नदी अलास्का की सबसे लंबी नदी है। अलास्का की सबसे लंबी नदी है। साथ में यह आर्कटिक वृत्त को 2 बार पार करती है। देखिए डॉट डॉट लाइन मैंने खींच रखा है। यह आर्कटिक वृत्त को 2 बार पार करने वाली रिवर है, यानी आर्कटिक वृत्त को 2 बार काटती है। ध्यान रखिएगा। अब आर्कटिक वृत्त क्या होता है आगे चर्चा करेंगे। जैसे इसके बाद अगर बात करें, हम आगे चलें तो कनाडा में ही एक नदी है जिसका नाम है मैकेंजी। कौन सी नदी है? मैकेंजी नदी है। और मैकेंजी नदी दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है। यह कनाडा की सबसे लंबी नदी के रूप में जानी जाती है, यह भी आपको ध्यान रखना है। मैकेंजी नदी दक्षिण से उत्तर बहते हुए ब्यूफर्ट सागर में ही, जहां पर मैकेंजी की खाड़ी है, वहां पर मुहाना बनाती है। क्लियर है। इसके बाद आएंगे तो हडसन की खाड़ी का स्थान है, हडसन की खाड़ी है। हडसन की खाड़ी की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर नेल्सन नदी जाकर के गिरती है। कौन सी नदी? नेल्सन। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद कनाडा में ही पश्चिम की तरफ बहने वाली एक प्रमुख नदी है जिसका नाम है फ्रेजर। कौन सी नदी? फ्रेजर नदी। फ्रेजर नदी कनाडा में पश्चिम की तरफ बहती है और प्रशांत महासागर के क्षेत्र में जाकर के गिरती है, यानी मुहाने का निर्माण करती है। अब अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका में आते हैं, पूरब की तरफ आते हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में पूर्वी किनारे पर एक नदी है जिसका नाम है हडसन। कौन सी नदी है? हडसन नदी। हडसन नदी की अगर बात किया जाए तो हडसन नदी के किनारे ही न्यूयॉर्क शहर है। कौन सा शहर है? न्यूयॉर्क। बिल्कुल ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा गया है, न्यूयॉर्क शहर। इसके बाद यहीं पर एक नदी है पोटोमैक। कौन सी? पोटोमैक नदी। दिखाई दे रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो ध्यान से सुनिएगा। पोटोमैक नदी। और इसी पोटोमैक नदी के किनारे ही वाशिंगटन डीसी शहर है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी आपके पोटोमैक नदी के किनारे है। डीसी का मतलब हुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, यह भी आप ध्यान रखिएगा। तो इसी पोटोमैक नदी के किनारे ही वाशिंगटन डीसी शहर है।
ध्यान रखेंगे। जस्ट इसके बाद अगर बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि ग्रेट लेक्स का रीजन है जहां पर 5 झीलें हैं। 5 झीलों के नाम एक बार रिवाइज करिएगा। यहाँ पर अगर बात करें तो आपका सबसे पहले सुपीरियर के बाद ह्यूरॉन, मिशिगन, ईरी और ओंटारियो, ये 5 लेक्स हैं। ठीक है, इन 5 झीलों में अगर बात किया जाए तो ये 5 झीलें आगे चल करके एक नदी के रूप में जुड़ती हैं। उस नदी का नाम है जो कनाडा और यूएसए से बहती हुई कनाडा में जाती है और यहाँ पर सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। इसका नाम है सेंट लॉरेंस नदी। कौन सी नदी है? सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस नदी के किनारे ही मॉन्ट्रियल शहर है। मैंने कल आपको बताया था कि कनाडा का मॉन्ट्रियल शहर इसी नदी के तट पर है, सेंट लॉरेंस नदी के तट पर है। साथ में 1997 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यानी ओजोन क्षरण से संबंधित जो समझौता हुआ था वह उसी शहर में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। सेंट लॉरेंस नदी के किनारे ही मॉन्ट्रियल शहर है और सेंट लॉरेंस नदी आपके अटलांटिक महासागर में सेंट लॉरेंस की खाड़ी पर जाकर के गिरती है और यहीं से शिप वगैरह इस नदी के माध्यम से इन महान झीलों के क्षेत्र में आते हैं। क्योंकि मैंने बताया था आपको कि परिवहन का बेहतर और सस्ता सुलभ साधन है, इस कारण से कनाडा और यूएसए में सबसे अधिक उद्योगों का विकास इन्हीं झीलों के तटीय क्षेत्रों में हुआ है, झील के किनारे हुआ है, जिससे अच्छे तरीके से अपने साधन को, अपने सामान को बाहर निर्यात किया जा सके, बाहर जहाजों के माध्यम से भेजा जा सके। क्लियर? ध्यान रखिएगा। जस्ट इसके बाद अगर कनाडा के बाद हम यूएसए में आते हैं और यूएसए के इस क्षेत्र में आते हैं, मध्य में क्षेत्रों में आते हैं, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट नदी है मिसिसिपी। इसका मानचित्र मैंने अलग से चित्र बना रखा है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जा रहा था। तो देखिएगा मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी की अगर बात किया जाए तो ये लगभग 3700 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है और यह पूरे नॉर्थ अमेरिका की दूसरी सबसे लंबी नदी है, यानी उत्तरी अमेरिका की दूसरी सबसे लंबी नदी के रूप में भी इसे जाना जाता है। मिसिसिपी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहते हुए गल्फ ऑफ मैक्सिको यानी मैक्सिको की खाड़ी में जाकर के डेल्टा बनाती है, यह भी ध्यान रखेंगे। अब इस मिसिसिपी नदी के निकलने का जो सोर्स है वो है इटास्का हिमानी, यानी इटास्का ग्लेशियर से यह नदी निकलती है, यह भी ध्यान रखिएगा। इटास्का हिमानी से निकलती है और उत्तर से दक्षिण बहते हुए मैक्सिको की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। इससे मिलने वाली प्रमुख नदियों में मिसौरी है। मिसौरी की विशेषता क्या है कि यह पूरे उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ध्यान रखना है, जो लगभग 4000 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। अगर बात करें तो मिसौरी उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है जो मिसिसिपी की सबसे प्रमुख सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। इसके बाद अरकानसस इसकी अन्य प्रमुख सहायक नदी है, रेड भी इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है। इसके अलावा दूसरे तट से अगर बात करें तो ओहियो इसकी प्रमुख सहायक नदी है और ओहियो से मिलने वाली टेनेसी प्रमुख सहायक नदी है। इसके साथ साथ कई बार एग्जाम में आपसे यह पूछा गया है, यह प्रश्न पूछा जाता है कि अगर किसी नदी का दायां तट की बात किया जाए या बाएं तट की बात किया जाए तो कौन सा दाहिना होगा, कौन सा बायां होगा। या कई बार एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं कि कोई नदी दे दी गई, उसका नाम दे दिया गया, पूछा गया कि प्रमुख नदी से जो मुख्य नदी की धारा है उससे बाएं तट से मिल रही है या दाएं तट से मिल रही है, तो कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा राइट साइड है, कौन सा लेफ्ट साइड है। तो इसे डिसाइड करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि जिस तरफ नदी का पानी बह रहा हो, यानी फ्लो कर रहा हो, जिस तरफ उसका बहाव हो। बाई चांस मान लेते हैं कि मेरे पीछे से नदी आ रही है इस बोर्ड से और आगे की तरफ ऐसे बहते हुए जा रही है, तो जिस तरफ ये फ्लो करते हुए जा रही है उस साइड आप फेस कर ले और फेस करने के बाद आपका राइट नदी का राइट हो जाएगा, आपका लेफ्ट नदी का लेफ्ट हो जाएगा। ये तो रही नदी की बात। अब आपके मन में विचार आएगा कि सर एटलस में या मैप में कैसे जानेंगे कि विच इज राइट साइड और विच इज लेफ्ट साइड। बिल्कुल सच है कि अगर नदी का बहाव
तब हम देखेंगे कि नदी का सोर्स कौन सा है, नदी कहाँ से निकल रही है और वो अंतिम छोर पर कहाँ जा रही है। निश्चित रूप से किसी भी नदी का अंत अधिकांशतः किसी बड़े जलीय क्षेत्र में होता है। वो खाड़ी हो सकती है, गल्फ हो सकता है, बे हो सकता है, सागर हो सकता है, महासागर हो सकता है, ठीक है। तो जहां पर वह अंत हो रहा है इसका मतलब वो पीछे से बहते हुए आ रही है। तो सेम जैसे इस नदी की बात करें तो मिसिसिपी यहाँ से निकल करके ऐसे बहती हुई जा रही है, तो आपका फेस ऐसे हो जाएगा। अगर फेस ऐसे हो गया तो निश्चित सी बात है ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। यानी ऐसे फेस करेंगे तो ये राइट और ये लेफ्ट। क्लियर है? तो राइट साइड से मिलने वाली नदियां मिसौरी, अरकानसास और रेड, और लेफ्ट साइड से मिलने वाली नदियों की बात करें तो ओहियो, टेनेसी और ये प्रमुख नदियां हुई। अब जहां पर मैक्सिको की खाड़ी में मिसिसिपी और मिसौरी नदी का क्षेत्र मिलकर के डेल्टा का निर्माण करता है, वहीं पर संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रमुख शहर है जिसका नाम है न्यू ऑरलियंस। एक बार यूपीपीसीएस में पूछा गया था कि मिसिसिपी डेल्टा पर स्थित शहर कौन सा है, तो किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो न्यू ऑरलियंस शहर। साथ में यह डेल्टा का क्षेत्र पेट्रोलियम आदि के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वह यह है कि मिसिसिपी नदी जो है वह जिस प्रकार का डेल्टा निर्मित करती है उसे पक्षीपाद डेल्टा कहते हैं। विश्व की एक ऐसी नदी है जो पक्षी के पैर के आकार का डेल्टा बनाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एनी एग्जाम, किसी भी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कौन सी नदी है जो पक्षीपाद डेल्टा बनाती है, पक्षी के पैर का आकार का डेल्टा बनाती है। तो मिसिसिपी नदी है जो पक्षीपाद आकार का डेल्टा निर्मित करती है। बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये मिसिसिपी नदी हुई और उसका क्षेत्र हुआ जो यूएसए में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं हम संयुक्त राज्य अमेरिका में ही पश्चिम की तरफ आएंगे, तो यहाँ पर बहने वाली एक प्रमुख नदी है स्नेक। स्नेक के बाद अगर बात करते हैं तो कोलंबिया, कोलंबिया के बाद कोलोराडो नदी एक प्रमुख नदी है। कोलोराडो नदी जो है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया यानी कैलिफोर्निया की खाड़ी में जाकर के गिरती है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है मीड। कौन सी झील है? मीड झील। और मीड झील का संबंध अगर बात करें तो आपके इसी कोलोराडो नदी से है। किससे है? कोलोराडो नदी से। ध्यान रखना है कि कोलोराडो नदी से ही मीड झील का संबंध है। साथ में यहाँ पर बात करें तो ग्रेट साल्ट लेक का भी क्षेत्र है यूएसए में जिसके पास से स्नेक नदी निकलती है। साथ के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के इसी पश्चिमी किनारे पर यहीं पर अगर बात करें तो एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है येलो स्टोन नेशनल पार्क। अब अगर हम इस येलो स्टोन नेशनल पार्क की बात करें तो यह विश्व का पहला नेशनल पार्क भी माना जाता है। साथ के साथ यह वर्तमान में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर प्रसिद्ध गीजर है जिसका नाम है ओल्ड फेथफुल गीजर। ओल्ड फेथफुल गीजर तो किस लिए प्रसिद्ध है? ओल्ड फेथफुल गीजर के लिए भी प्रसिद्ध है। यह भी आपको ध्यान रखना है। यहीं पर मैंने आपको बताया था कि अगर बात किया जाए तो सबसे लोएस्ट प्लेस भी है, यहीं पर आपका डेथ वैली भी स्थित है, मृत घाटी भी कैलिफोर्निया में स्थित है। ठीक, इसके बाद अगर हम अलास्का की बात करें तो अलास्का में ही आपका कटमई पर्वत श्रृंखला है। कौन सी पर्वत श्रृंखला है? कटमई। और यह कटमई पर्वत श्रृंखला की अगर बात किया जाए तो किस लिए प्रसिद्ध है? यह 1000 धुआरों की घाटी के लिए प्रसिद्ध है। कई बुक्स में लिखा रहता है उसे 10,000 धुआरों की घाटी। कहां पर स्थित है? तो अलास्का में कटमई पर्वत श्रृंखला में स्थित है। यहाँ पर ज्वालामुखी पर्वतीय क्षेत्र काफी ज्यादा है जहां से अंत में धुआरा जैसे यानी धुआं जैसे उठता रहता है, फ्यूमरस की तरह चीजें निकलती रहती हैं, इसलिए इसे 1000 धुआरों की घाटी या 10,000 धुआरों घाटी के रूप में जाना जाता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से ये आपके पूरे उत्तरी अमेरिका की महत्वपूर्ण नदियां रही जो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल।
एक दो बार इसे वीडियोस को ध्यान से देखिएगा, दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी, थोड़ा सा रफ में ड्रॉ कर लीजिएगा, बेहतर हो जाएगा। अब बात करते हैं, मैंने कहा था यहाँ पर आर्कटिक वृत्त की, तो यह क्या होता है ये भी देख लेते हैं एक बार। अब अगर बात किया जाए तो पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाओं को खींचा गया है, यानी पृथ्वी के ग्लोब पर, प्रतिरूप पर कुछ काल्पनिक रेखाएं ड्रॉ की गई हैं। उन काल्पनिक रेखाओं को ही हम अक्षांश या देशांतर के रूप में जानते हैं। अब मान लेते हैं कि आपकी पृथ्वी है, तो पृथ्वी के मध्य से एक रेखा खींची गई है बीचों बीच से, जिसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब यह जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसकी बात किया जाए तो इसी को हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। अब आधा गोला ये हो गया, आधा ये हो गया, तो उत्तर की तरफ है तो उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण की तरफ है तो दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में ही 23.5 डिग्री पर एक रेखा खींची गई है, 23.5 डिग्री पर एक रेखा खींची गई है, जिसे हम कहते हैं कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। इसके बाद और थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो 66.5 डिग्री की एक रेखा है नॉर्थ में, 66.5 डिग्री पर एक रेखा है, जिसे हम कहते हैं आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक सर्कल। इसे क्या नाम दिया जाता है? आर्कटिक वृत्त नाम दिया जाता है। इसके बाद 90 डिग्री पर नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव है। यह आर्कटिक वृत्त यही है, 66.5 डिग्री की जो रेखा है, और इसी को यूकान नदी 2 बार क्रॉस करती है, 2 बार पार करती है। क्लियर? इसी तरह दक्षिण की तरफ आएंगे तो 23.5 डिग्री पर जो रेखा है उसे कहेंगे मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन, ध्यान रखिएगा, मकर रेखा। और दक्षिण की तरफ जाएंगे 66.5 डिग्री पर, 66.5 डिग्री पर, तो उसे कहेंगे अंटार्कटिक वृत्त। कौन सा वृत्त? अंटार्कटिक सर्कल या अंटार्कटिक वृत्त। इसके बाद दक्षिण की तरफ 90 डिग्री पर अगर बात किया जाए तो दक्षिणी ध्रुव या साउथ पोल स्थित है। अब ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल के साथ साथ ये महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हुई जो ध्यान रखना है। अक्षांश और देशांतर का टॉपिक अलग से मैं लूंगा, जो आपको बेहतर तरीके से बताऊंगा। तो आपकी प्रमुख नदियां रही और साथ में अक्षांश और इंपॉर्टेंट लाइनें रही। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो पर बहुत जल्दी ही मिलेंगे। साथ में अगर वीडियोस बेहतर लग रहे हैं, कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट में जरूर बताएं मुझे, मैं उसे सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। और अगर ये वीडियोस आपके लिए फायदेमंद लग रही है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रही है, तो जरूर देखिए, पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए। साथ में अगर बात किया जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। साथ के साथ बेल आइकन को जरूर क्लिक करें जिससे आगामी वीडियो मिल सके। चलिए, हैव अ गुड डे, बाय बाय, गुड लक।